नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जो बोएगा वही काटेगा। बाबूजी, आपसे कितनी बार कहा है, जो सामान जहाँ से लेते हैं वहीं रखा कीजिए। यह आपका घर नहीं है जहाँ ऐसे वैसे सामान रखा रहेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये गिलास यहाँ टेबल पर क्या कर रहा है? इसे रसोई में सिंक में रख दीजिए। अभी थोड़ी देर में काजल ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे सब फैला हुआ सामान बिल्कुल पसंद नहीं है और आप अपना यह अखबार, किताब, चश्मा और दवाई यहाँ से हटा लीजिए। ड्राइंग रूम साफ़ सुथरा होना चाहिए। तब तक मैं काजल के लिए कॉफ़ी चढ़ा देता हूँ। वह ऑफिस से आते ही होगी। प्लीज़ मेरा काम मत बढ़ाइए, समझे? गुस्से में राकेश अपने पिता हरी सिंह जी से कहता हुआ रसोई में चला जाता है। फिर हरी सिंह जी उदास मन से अपनी पत्नी कविता की ओर देखने लगे तो कविता जी उन्हें चुप करने का इशारा किया। हरी सिंह जी का अभी कुछ दिन पहले ही घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन कराने के बाद वे थोड़ा सा परेशान थे। बेटे के बुलाने पर उसी के शहर में आ गए थे ताकि अच्छे से अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल रहा था। अभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी जो समय पर लेने के लिए कहा था। उनकी पत्नी कविता जी तभी बात को बदलते हुए कमरा साफ करने लगी और धीरे से बोली, थका हुआ होगा इसलिए आप पर गुस्सा कर रहा है और इस तरह सब फैला हुआ देखकर बहू कल की तरह गुस्सा करेगी। लाइए, ये गिलास मुझे दीजिए, मैं उठाकर अंदर रख देती हूँ। रसोई में जाकर कविता जी अपने बेटे से बड़े ही प्यार से बोली, राकेश, तेरे बाबूजी और मेरे लिए एक कप चाय बना देना। मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है। मुझे और तेरे पिताजी को चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है, तो हम दोनों के लिए 2 कप चाय बना देना। तू तो कॉफ़ी पिएगा, हमें वह अच्छी नहीं लगती, जली हुई बदबू सी आती है, तो हमारे लिए चाय बना देना। राकेश गुस्से से बोला, अरे मम्मी, अभी तो आप दोनों ने चाय पी थी और फिर से चाय चाहिए। थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण रखना सीखो। बार बार क्या चाय पीना और खाना। राकेश के मुंह से यह सुनकर कविता जी चकित रह गए। मैं तो अपने बेटे के घर को अपना घर समझ रही थी, इसलिए तो आई थी यहाँ पर। आकर उन्हें लगा कि यह उनका घर नहीं है, वह तो यहाँ बस मेहमान है। उन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नापतोल कर दी जाती है। राकेश तो अपनी बात पूरी करके वहाँ से चला गया, पर कविता जी का मन उदास हो गया। तो हरी सिंह जी बोले, रहने दो कविता, मुझे चाय नहीं पीनी। अपने गांव के घर में जब कभी चाय की तलब होती थी तो चाय पी लेते थे, मन भर कुछ भी खा लेते थे, पर यहाँ तो बेटे के घर में हर चीज़ के लिए मुंह ताकना पड़ता है। मन मर्जी से हम कुछ खा भी नहीं सकते। क्यों जानती हो? क्योंकि ये घर हमारा नहीं है। हमारे घर पर तो उसका पूरा अधिकार है, पर उसके घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तो मुझे सोच समझ कर उससे बात करनी पड़ती है, मानो मैं नहीं, वह मेरा बाप है। बेचारी कविता जी समझ गई और सोचने लगे, मजबूरी में यहाँ आए थे। वह अपने पति के साथ अच्छी भली गांव में रह रही थी। अचानक से हरी सिंह जी की तबीयत बिगड़ने लगी और उनके घुटने गुब्बारे की तरह फूल गए। चलने फिरने में दिक्कत होने लगी थी। रोज़मर्रा के काम भी खुद अकेले नहीं कर पाते थे। गांव के डॉक्टर से दिखाया, पर वह दवाई ज़्यादा काम ना कर सकी और उनको बताया तो उसने गांव से शहर जाने को कहा, क्योंकि गांव में इलाज की सुविधा नहीं थी। कविता जी जैसे तैसे हरी सिंह जी को शहर ले आए। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया। एक रोज़ जब डॉक्टर के पास बैठे थे तो राकेश ने कहा, मम्मी, आपके पास इलाज के लिए पूरे पैसे तो हैं, तभी मैं आगे बात करूँगा, वरना देख लीजिए। राकेश का इस तरह से पूछना कविता जी को अंदर तक तोड़ गया। राकेश ने जो कहा उन्होंने चुपचाप सुन लिया। अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए उन्होंने बेटे के हाथों में फसल से आए हुए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर उन्हें डॉक्टर को दिखाया और इलाज शुरू करवाया था। कविता जी
यहाँ खुश नहीं थी, पर पति की तबीयत के लिए कुछ कहती नहीं थी। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर हरी सिंह जी बोले, कविता, यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मेरा दम घुटता है, यहाँ मेरा मन नहीं लगता, मुझे यहाँ क्यों ले आई? इस घर में मेरा दम घुटता है, बेटे का घर है, हमारा नहीं। यह बात तुम कब समझोगी? कविता जी ने अपने आप को संभाला और बोली, आप चुपचाप लेटे रहें। अब ये दवाइयाँ मुझे कम पढ़ी लिखी औरत को क्या समझ में आएंगी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी बहू बेटे रखेंगे हम रह लेंगे, इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे। कविता ने अपने पति को दिलासा दिया। थोड़ी देर में ही काजल अपने ऑफिस से आ गई थी। वह बेहद अकड़ू और गर्म मिजाज की औरत थी, जिसे ना अपने सास ससुर की परवाह थी और ना ही पति की। उसके आते ही राकेश ने उसे कॉफ़ी दे दी और अपने ऑफिस में काम में लग गया। पर काजल एक बार भी अपने सास ससुर का हाल चाल पूछने नहीं आई। इधर कविता जी को डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी ख़त्म होने वाली थी। उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लग रही थी। शाम हो चली थी और अभी तक खाना बनाने वाली नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ बहू की इजाज़त से ही कोई जाता था, पर कविता जी की भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अब उनसे रहा नहीं गया तो वह रसोई में जाकर 2 ब्रेड सेकने लगे। तभी काजल रसोई में आई और गुस्से से कविता जी का हाथ गर्म तवे पर रखते हुए बोली, बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में कदम रखने की? अपनी औकात भूल गई हो? गंदे कपड़े गंदे हाथों से मेरे बर्तन को छू रही हो। कहा था तेरे बेटे से किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दो, न जाने अपना कौन सा कर्ज उतारना चाहता है। पर मैंने तुम्हारा कुछ नहीं खाया, तो निकलो मेरी रसोई से और खबरदार दोबारा रसोई में आए। कविता जी दर्द से चीख पड़ी, हाय रे मेरी मैया, नहीं बहू, ऐसा जुल्म मत करो, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी और दवाई भी ख़त्म हो गई थी। अब तुम यह बताओ, क्या मैं अपने बेटे के घर में एक ब्रेड भी नहीं खा सकती? क्या इतना भी मेरा अधिकार नहीं है? गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली, नहीं, कोई अधिकार नहीं है। अब वह बस मेरा पति है और भूख लगी है तो जाओ और किसी पड़ोसी से भीख मांगो। अब मेरी रसोई के सामने से हट जाओ, वरना मैं दूसरा हाथ भी जला दूंगी। गंदी औरत, मेरी पूरी रसोई गंदी कर दी। इतना कहते हुए काजल ने धक्का मार के रसोई से बाहर निकाल दिया। ये तो उनके साथ यहाँ अक्सर होता ही था। हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों के लिए राकेश काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया और इधर से काजल ने भी करीब 3 दिनों तक के लिए रसोई में ताला लगा दिया। हरी सिंह जी की तकलीफ़ उससे देखी नहीं जा रही थी। उसने पड़ोसी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, अरे कौन है जो इतनी देर से दरवाज़ा ठोक रहा है? अगर दरवाज़ा टूट गया तो इसके पैसे तुम भरोगे? थोड़ा सब्र करो, आ रही हूँ। कविता जी लगातार अपने पड़ोसी का दरवाज़ा ठोके जा रही थी और इधर उधर ना जाने किसे देख रही थी, मानो किसी से छुपकर पड़ोसी के दरवाजे पर खड़ी हो। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अरे बेटी रानी, तुमने क्या खाना खा लिया? बेटा, अगर बुरा ना मानो तो जब कभी तुम खाना पूरा नहीं खा सको तो क्या तुम मुझे दे दोगी? बड़ी कृपा होगी। बस एक विनती है, इस बात की खबर मेरे बेटे बहू को ना हो, वरना बहुत नाराज़ हो जाएंगे। बेटा, अगर कल का कुछ खाना बचा है तो दे देना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कविता जी अपनी पड़ोसन रानी से कहती है। रानी मुंह बनाते हुए बोली, क्या आंटी, जो आपको समझ में नहीं आता? एक बार दस्तक देने पर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है तो बार बार नहीं ठोकना चाहिए। यह टूट गया तो क्या आपका बेटा इसे ठीक करवाएगा? पूछो जाकर। और यह क्या, रोज़ रोज़ आप भिखारी की तरह कभी मेरे तो कभी किसी और के दरवाजे पर खाना मांगने आ जाती हो। मैंने देखा है, आप बगल वाली सीना चाची के पास भी कुछ न कुछ मांगने चली जाती हो। क्या आपके बेटे बहू आपका ख्याल नहीं रखते? और अगर नहीं रखते हैं तो आप लोग वापस अपने गांव क्यों नहीं चले जाते? क्यों रहते हैं उनके साथ?
क्या भाभी और राकेश भैया पैसे तो बड़ी शान से घूमते हैं, अपने माँ बाप को खाना तक नहीं देते क्या? कविता जी सक पका गई और बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बेटे बहू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर तुम उनसे यह बात मत पूछना। आज के बाद मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी कुछ मांगने नहीं आऊँगी। खुश रहो। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। कविता जी, जो अपने जीवन में इतने दुखों को झेलकर अब अपने बेटे बहू के साथ घर में रह रही थी, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनका जीवन दुखों से भर ही जाएगा। बेटा था जो माँ बहन की इज्जत तो करता था, पर अपनी पत्नी से बहुत डरता था। एक बेटी थी, अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को निभा रही थी। उसे अपने दुखों से वह दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए जब कभी बहू खाना नहीं देती थी तो आस पड़ोस के बैचलर बच्चों से बचा हुआ खाना मांगने चली जाती थी। पर आज तो खाली हाथ ही लौटना पड़ा। जैसे ही हरि सिंह जी की नज़र उन पर पड़ी, हरि सिंह जी बोले, क्या हुआ कविता, क्या तुमने खाना नहीं बनाया? मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। कविता जी रोने लगी और बोली, सच कहा था, अपने पिता के घर बच्चों का अधिकार होता है, पर बेटे के घर माँ बाप का कोई अधिकार नहीं होता। आप रखिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में गई और कल रात की रोटी को पानी में भिगोकर ताज़ी रोटी कहकर हरि सिंह जी को खिलाकर दवाई देकर सुला दिया और वापस लौटकर अपना काम करने लगी। कविता जी जूठे बर्तनों को साफ कर रही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। कविता जी ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। उन्होंने फ़ोन उठा लिया। उधर से बेटी की आवाज़ आई, माँ कैसी हो, क्या कर रही हो? कविता जी अपने आंसुओं को अपने कलेजे में छुपाकर बोली, बस बेटा, खजूर खा रही हूँ। तुम्हारे भाई भाभी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, तो वहाँ की चिंता मत करो। दोनों की आवाज़ों से काजल की नींद खुल गई और वह चिल्लाते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे फ़ोन को हाथ लगाने की? कुछ दिन पहले रसोई को हाथ लगाया था, तो याद है ना क्या हुआ था? और अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? घर के काम आपसे होते नहीं और बिना मुझसे पूछे फ़ोन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की आपने? कविता जी ने झट से फ़ोन रख दिया, यह सोचकर कि कहीं बेटी के सामने वह राज न खुल जाए जो आज तक अपने सीने में छुपा कर रखा है। लेकिन बेटी ने जो सुनना था वह सुन चुकी थी। कविता जी बोली, बहू, मैं तुम्हारी ननद मीनी को फ़ोन कर रही थी। वह हालचाल पूछ रही थी, पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मेरा विश्वास करो। वह बोली, अगर ना बोला हो तो ही अच्छा है, वरना ऐसा ना हो कि आपके किए की सज़ा आपके बीमार पति को भुगतना पड़े। आप बहुत जिद्दी हो गई हैं। एक बार सज़ा मिलने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? पूरा आंगन पत्तों से भरा हुआ है, इसे साफ कौन करेगा? तुम्हारा बाप। कुछ तो खा पी कर मोटी होती जा रही हो, एक आंगन तक साफ नहीं करती हो। अब जाओ और काम करो। इतना कहकर काजल अपने कमरे में चली गई। करीब 2 हफ्ते बाद कविता जी थकी हारी अपने कमरे में अपनी कमर सीधी कर रही थी और उधर से काजल ऑफिस का सारा काम निपटा कर अब अपने कमरे में आराम कर रही थी। इतने में बेल बजने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही राकेश से बोली, आया होगा कोई तुम्हारा ही संबंधी। ये तो है नहीं कि छुट्टी के दिन किसी के घर नहीं जाते। 1 मिनट मुझे फुर्सत नहीं मिलती। यह एक रविवार ही है जो थोड़ा आराम करने की सोचती हूँ, पर सब ने मेरा जीना हराम कर रखा है। घर में बैठे मेरे बूढ़े सास ससुर क्या कम हैं जो अब कोई नया मेहमान आ गया? बड़बड़ाती हुई काजल दरवाज़ा खोलने गई। बहू के डर से हरि सिंह जी और कविता जी चुपचाप अपने दरवाजे पर खड़े होकर देख रहे थे। कौन आया है? कोई तो नया चेहरा देखने को मिले, कोई तो उनसे बात करे। घर में बेटे बहू को तो उनसे बात करने की फुर्सत तक नहीं है। जब भी बोलते हैं कड़वा ही बोलते हैं। लेकिन दरवाजे पर शायद कोई खड़ा था, तभी तो डोर बेल पर उंगली रखकर हटाना शायद भूल गया था। इधर कविता जी और हरि सिंह जी भी दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रहे थे। तभी गुस्से में काजल दरवाज़ा खोलने गई और बिना देखे बोली, कौन है? जरा सी तमीज़ नहीं है कि डोरबेल कैसे बजाते हैं? जैसे ही काजल ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी ननद मीनी को देखकर
उसका मूड ऑफ हो गया। मन में सोचती है, कहाँ तो सोचा था सारा दिन घर पर आराम करूँगी, पर अब तो हो गया आराम। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वह मीनी के आने पर कभी खुश हुई हो या उसके लिए कुछ किया हो या प्यार से गले लगाया हो। नमस्ते मीनी, वैसे तो मैं इनसे कह रही थी कि कोई आपका अपना ही होगा जो इतनी देर से डोरबेल बजा रहा है। अरे आपके घर पर तो दस्तक दिया जाता है ना, डोरबेल लगी ही नहीं है, आपने कभी लगवाई ही नहीं, इसलिए आपकी माँ को यही आदत है। शायद आपको पता नहीं है कि दूर जाने के बाद कमरे के अंदर बहुत तेज़ आवाज़ आती है। आइए, और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते वक्त पति को अंदर आने का इशारा किया और बोली, देख लिया कौन आया है, चलो जाओ और जाकर उन्हें हैंडल करो। जीना हराम करके रखा है। पहले तुम्हारे माँ बाप रूपी तलवार मेरे सिर पर लटक रही थी और अब आए दिन ऐसे ऐसे लोग घर में आ जाते हैं। राकेश बोला, कैसी बातें कर रही हो? कल को अगर हमें मीनी के घर जाना पड़े तो क्या वह भी हमें ऐसी ही नज़रों से देखेगी? और तुम तो जानती हो बाबूजी अपने पैसों से अपना इलाज करवा रहे हैं। यहाँ तक कि जब से आए हैं घर का खर्चा भी मैं उन्हीं की जेब से निकालता हूँ। फिर भी तुम नाराज़ रहती हो। हर लड़की की तरह उसे भी अपने माँ बाप की याद आती होगी। अब मायके में तो माँ बाप है नहीं, तो यहाँ चली आई। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही चली जाएगी। राकेश अपनी पत्नी को समझा रहा था। काजल गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली, मायके की इतनी ही याद आती है तो अपने माँ बाप को अपने पास क्यों नहीं रख लेती? भाई भाभी के घर क्यों चली आती है? कभी कुछ देने तो नहीं आती, बस लेने ही आती है। जब देखो मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। राकेश बोला, मीनी आई है तो खुश होने की जगह ऐसी उटपटांग बातें कर रही हो। इन्हें मेरा संडे बर्बाद करने का हक किसने दिया? पता नहीं क्या मिलता है, जब भी आती हैं रविवार को ही चली आती हैं। अब यहाँ बैठे बैठे क्या होगा? उनके पास जाओ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। ध्यान रहे मुझे परेशान मत करना। राकेश बोला, अरे आराम करना है तो कर लेना, किसने मना किया है? लेकिन प्लीज़ तुम थोड़ी देर उसके पास बैठ लो, वरना उसे शक हो जाएगा कि तुम माँ बाबूजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हो, और घर आए मेहमान के साथ वैसे भी कोई ऐसा बर्ताव थोड़ी करता है। चलो ना मेरे खातर प्लीज़, तुम्हारी बहन है, तुम खुद चाय पानी दे दो। मैं तो कहती हूँ पूरा घर उनके नाम लिख दो, और साथ में अपना उस माँ बाप को भी उसके साथ भेज दो। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, पूरे दिन बस घर में बैठे बैठे आराम करते रहते हैं और मुफ्त का खाना खाते रहते हैं। जाओ यहाँ से मुझे आराम करने दो, और जल्दी से अपनी बहन को यहाँ से चलता करो। इतना कहते हुए वह मुंह फेर कर लेट गई। उसका ऐसा रूप देखकर राकेश ने भी चुप रहना ही ठीक समझा और चुपचाप वहाँ से चला गया। बाहर मीनी को बैठा देखा और उसके पास गया। बोला, कैसी हो मीनी? अकेली आई हो? गुड़िया को भी साथ ले आती। और यह क्या, मेहमान भी नहीं आए? कविता जी बोली, बेटा, बेटी का आना तो बहू को पसंद नहीं आया और तुम पूरे परिवार को बुलाना चाहते हो। क्यों हमारे लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? तुम्हारे बूढ़े पापा को रोटी देने में तो उसके पसीने छूटते हैं, फिर तुम्हारी बहन और उसके परिवार को क्या 2 वक्त का खाना खिला पाएगी? तिरछी नज़र से राकेश आंख फाड़ते हुए अपनी माँ को आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा करता है और पीछे मुड़कर अपने कमरे की तरफ देखता है। फिर बोलता है, क्या बैठे बिठाए मुसीबत को बुला देना चाहती हो? बाबूजी के इलाज के लिए आई हो तो मैं करवा दूँ और शांति से चली जाओ। यही हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। बेटे की बात सुनकर हरी सिंह जी पत्नी से बोले, राकेश सही कह रहा है, चुप रहने में ही भलाई है। यह हमारा घर नहीं है, शायद तुम भूल रही हो, हम मेहमान हैं। पिताजी बातों को सुनकर राकेश बोला, खैर छोड़िए इन बातों को, दुख भरी बातें तो आप लोगों की ख़त्म ही नहीं होती। और बताओ मीनी, सब कैसे हैं? मीनी बोली, घर में सब ठीक हैं भाई, तुम बताओ तुम कैसे हो? राकेश बोला, मैं कैसा रहूँगा जब घर में दिन रात कलह होता रहे और बीमार को सुबह से शाम तक देखता रहूं, तो मन कितना अच्छा रहेगा। यह तो तुम समझ सकती हो, तुम बैठो।
मैं तुम्हारे लिए चाय पानी की व्यवस्था करता हूँ। मीनी चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि उसका आना भाई और भाभी को पसंद नहीं आया, पर माँ का प्यार उसे खींच लाता था। इसी मोह में बंधी हुई थी, इसीलिए तो महीने में एक बार जरूर माँ से मिलने आ जाती थी। पहले माँ पिताजी गांव में रहते थे तो उसे सोचना नहीं पड़ता था, पर भाई इसी शहर में रहता था तो ना चाहते हुए भी वह आ जाया करती थी। कविता जी ने रोते हुए देखा तो उसके गालों को स्पर्श करके बोली, बेटा, इनको तो हमारा रहना पसंद नहीं है, फिर तुम क्यों बार बार हमसे मिलने के लिए यहाँ आ जाती हो? जानती हो, अपने भाई और भाभी को यह तुम्हारा मायका नहीं है। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। यह घर तुम्हारे भाई और भाभी का है। कहते कहते कविता जी रोने लगी और हरि सिंह जी उन्हें हिम्मत देने लगे। अचानक से मीनी की नज़र अपनी माँ के जले हुए हाथ पर पड़ी और बोली, माँ, आपके हाथ को क्या हुआ? कैसे जला? क्या किसी ने जला दिया? बताओ ना माँ, यह कैसे हुआ? मीनी ने उनके हाथ को स्पर्श किया। कविता जी की चीख निकल गई। अब क्या बताऊं बेटा, बहू आराम कर रही थी, मैं रोटी बना रही थी, शायद उसी में जल गया होगा। मीनी ने माँ का हाथ अपने सिर पर रखा और बोली, माँ, आपको मेरी कसम, सच बताओ, कैसे जला? और वैसे भी आप मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकते, क्योंकि उस दिन फ़ोन रखने से पहले ही मैंने भाभी की कड़वी बातों को सुन लिया था, तभी यहाँ आने का सोच लिया था। लेकिन आपके मुंह से सच्चाई जानना चाहती हूँ, बताइए ना। माँ, क्या हुआ? कविता जी रोते हुए धीरे से बोली, अपने भाई से मत कहना, बेकार में मेरी वजह से कलेश करेगा। बुढ़ापे में यह पेट न जाने क्या क्या करवाएगा। रोते रोते कविता जी ने अपनी और अपने पति की आपबीती बताई। माँ की दर्द भरी बातें सुनकर मीनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने झट से अपने बैग से दवाई निकाली और माँ के जले हुए पर लगा कर बोली, माँ, ये है, रख लो इसे, लगाओगी तो ठीक हो जाएगा। कितनी बार कहा है, चलो ना मेरे साथ, वहीं रहना, बाबूजी का इलाज वहाँ भी तो हो सकता है। कविता जी बोली, नहीं बेटा, बेटी के ससुराल में माँ बाप का रहना अच्छा नहीं है। जब बेटे का घर अपना नहीं है तो तुम्हारे घर को हम अपना कैसे कह सकते हैं? हमारी किस्मत में यही अपमान लिखा होगा। मीनी के पिता बोले, नहीं कविता, यह हमारी किस्मत में नहीं लिखा है। हम चाहें तो अपनी किस्मत से लड़ सकते हैं। मैंने कहा था तुमसे इलाज के लिए यहाँ नहीं आना, पर तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ चला आया। अब यह अपमान मुझसे भी सहा नहीं जाता। रोज़ रोज़ जिल्लत की रोटी खाकर किसका भला हुआ है? बोलो, अभी भी कहता हूँ, चलो वापस, ये हमारा घर नहीं है। नहीं बोली, माँ, याद है एक समय में जब हमारे घर में भी हमारी बातें हुआ करती थी। बाबूजी हर शाम हमारे लिए समोसे और कचौरी लाया करते थे और हम खाते थे। ना जाने कहाँ चले गए वो दिन, वह प्यार और अपनापन। कहते कहते सब पुरानी बातों को याद करने लगे। मिनी बोली, याद है ना, आपका तो बस एक ही सपना था कि भाई और मैं अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, जिसके लिए आपने कितनी मेहनत की थी। शायद भाई भूल गया, आप तो बस इतना ही चाहती थी कि वह काबिल हो जाए और बाबूजी को आराम और आप लोगों को सम्मान की ज़िंदगी दे सके। पर कविता जी बोली, हाँ याद है, मैं भी अगल बगल की औरतों के कपड़ों को सील कर थोड़ा पैसे कमाकर अपने पति की मदद करती थी, पर इनको यह बात पसंद नहीं थी। हरि सिंह जी भी अपनी तकलीफ भूल कर बोले, अच्छा, तो इसलिए तुम छुपाकर कपड़े सिलने का काम करते थे और तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं बताया। जानती हो, कभी किसी का काम खराब हो जाता था तो खड़े खड़े वह तुम्हारी माँ को चार बातें सुनाने लगते थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। दिन रात यह सिलाई करती रहती थी, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को संभालने का काम भी शुरू किया। मेरी आर्थिक मदद करना चाहती थी। तब एक मिनट भी इसे आराम नहीं मिलता था। बेटे को पैरों पर जो खड़ा करना था, इसीलिए तो वह खूब मेहनत करती थी और तुम भी तो अपनी माँ की मदद करती थी। मुझे इस बात की खुशी है कि दामाद जी और उनके माँ बाप ने भी कभी इसके लिए तुम्हें रोका नहीं। तभी तो हम मिलजुल कर सब घर संभालते थे। मीनी बोली, हाँ बाबूजी, फिर वह दिन आया जब राकेश पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। माँ को लगा उसकी तपस्या सफल हो गई।
अब बेटा लायक बन गया तो शायद बुढ़ापा सुख से बीतेगा। पर जॉब के दौरान उसकी मुलाकात काजल से हुई और यह उसको पसंद आ गई। कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी भी कर ली और हमें बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। क्या हम इसके अपने नहीं थे? कहते कहते वह रोने लगी। भाई की शादी से एक बहन को कितनी खुशी होती है, यह बयान नहीं किया जा सकता। तो मिनी भी बहुत खुश थी, पर काजल को मिनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कहाँ ये लोग और कहाँ राकेश का अच्छा खासा पैकेज, और कहाँ मिनी और उसके पति के मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। कहीं से भी उन दोनों का कोई मेल नहीं था। इसी वजह से मिनी ने भी एक शहर में रहते हुए भाई के घर आना धीरे धीरे कम कर दिया था, पर माँ बाप की चिंता उसे खींच लाती थी। अगली रोज जब मिनी जागती है तो देखती है कविता जी झाड़ू लगा रही हैं और वहीं काजल पैरों में नेल पॉलिश लगा रही थी और कविता जी से कह रही थी, आपकी बेटी को तो घर के कामकाज करने का पूरा एक्सपीरियंस होगा, आज का काम उसी से करा लेती। चलो छोड़ो, बस आप इतना याद रखना कि बेटा इतना कमाने लगा है तो उन पैसों को देखकर अपनी हैसियत मत भूलना। चलो काम करके फिर फटाफट मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ, मुझे ऑफिस पर में जाना है। और हाँ, याद रखिए, खबरदार जो कामवाली के लिए अपने बेटे को उकसाया। अरे कामवाली के महीने का पैसा क्या तुम्हारा पति देगा या तुम्हारी बेटी? अरे नहीं, वह तो वैसे ही टीचर है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिनी गुस्से से चिल्लाई। वरना क्या भाभी, यह क्या तरीका है तुम्हारा माँ से बात करने का? अगर माँ बाबूजी का यहाँ रहना आपको पसंद नहीं है तो भाई से कहना था, क्यों बुलाया इनको? यहाँ काजल उठकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई और बोली, अरे मिनी जी, अपने घर का काम करने में क्या शर्म? मिनी बोली, तो आप कर लो। आप भूल रही हैं, अगर पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है तो बेटे की संपत्ति पर भी उसके माँ बाप का अधिकार होता है। उस हिसाब से इस घर पर भी हुआ ना। मिनी कुछ और कहती, उससे पहले माँ ने उसे रोक दिया और बोली, बेटा जो जैसा चल रहा है चलने दो, बस तुम्हारे बाबूजी का इलाज हो रहा है, फिर मैं यहाँ से अपने आप चली जाऊँगी। तुम काजल की बातों का बुरा मत मानो, देखना एक दिन बहू को समझ आ जाएगी और वह भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मिनी बोली, माँ ना जाने वह दिन कब आएगा और कब भाभी को अपनी भूल का एहसास होगा, कब वह आपको इस घर की नौकरानी ना समझकर अपनी सासू माँ समझेगी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी कमरे में जाकर अपना दुख बांटने लगी। अगले दिन काजल का जन्मदिन था। उस पार्टी में तो सारे मेहमान आए थे। मिनी के पति राहुल भी बधाई देने के लिए परिवार के साथ आए और काजल के परिवार से सभी लोग जमा हुए। हरी सिंह जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी तो वह अपने कमरे में ही ज़्यादा रहते थे और रोज़ भगवान से प्रार्थना करते थे कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपने घर को चले जाएं। अब जोड़ी बनी थी तो भाई को खुशी में शामिल होने के लिए घर को सजा रही थी। तभी काजल आई और बोली, ये आप क्या कर रही हैं? काजल के टोकने पर मिनी के हाथ वहीं रुक गए और वह बोली, भाभी आज इतना शुभ दिन है, आपका जन्मदिन है, तो मैंने सोचा शुरुआत घर के दरवाजे से करती हूँ और फिर यह तोरण बहुत शुभ होता है, इन्हें दरवाजे पर लगाया जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। काजल बोलती है, मैं नहीं मानती इन सभी अंधविश्वासों को। आप दरवाजे पर यह सब ओल्ड फैशन चीज़ें न लगाएं। समझी, भगवान के लिए मेरे घर को गंदा मत कीजिए। और जहाँ तक घर में सुख शांति की बात है, वह तो आप लोग चाहेंगे तभी बन पाएगी। बहू की बातों से जहाँ कविता जी दुखी हुई, वहाँ मिनी भी बहुत हैरान हुई। फिर भी सबके सामने मुस्कुराते हुए अपने घर वालों के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर से ताना मारते हुए काजल अपनी ननद से बोली, आपको जो करना था अपने मायके में वो कर चुके हैं। इस घर में बिना मुझसे पूछे एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। क्यों मम्मी, सही कह रही हूँ ना? मैं ठीक हूँ, आप समझ जाएंगे मैं समझाऊँ? बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कविता जी को डराने की
कोशिश की तो मीनी आगे बढ़कर बोली, नहीं, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। कहते कहते मीनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पति राहुल की तरफ देखा तो राहुल ने इशारे से चुप रहने को कहा। आज तक जो बात घर की चारदीवारी के अंदर थी, आज बाहरी लोगों के सामने आ गई और सब कानाफूसी करने लगे। काजल ने अपने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया था। जब यह बात राकेश को भी पता चली तो दोनों पति पत्नी वहीं रिश्तेदारों के सामने लड़ रहे थे। यह देखकर मिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो उसने उन दोनों को चुप कराने की कोशिश की, पर काजल ने उस पर फिर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, अब तो मिल गई ना आपके कलेजे को ठंडक। मेरे घर की शांति भंग करके आपके मन को बड़ा सुकून मिल गया होगा ना। एक तो आपके बीमार माँ बाप को अपने साथ रख रही हूँ, फिर आप क्या लेने के लिए ऐसी हरकतें करती हैं। मेरा जीना दूभर कर रखा है। इतना सब सुनने के बाद राहुल मिनी को घर चलने के लिए कहने लगा तो कविता जी हाथ जोड़कर बहू की तरफ से माफ़ी मांगने लगी। राहुल अपनी सास का हाथ पकड़कर बोला, नहीं मम्मी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं। घर की बहू भी समझदारी से काम ना ले तो आप कितने रिश्तों को बचाएंगे। पर मैं तो यही कहूँगा कि बाबूजी को लेकर घर पर ही इलाज करवाइए और कुछ नहीं तो हमारे घर पर चलिए। आप भी तो मेरे माता पिता हैं। हमारे घर पर बड़े बुजुर्गों की बहुत ज़रूरत है। मैंने आपको अपने माता पिता से कम नहीं समझा। जब बेटा आपकी इज्जत नहीं संभाल पा रहा है तो आप क्यों इस घर में रहती हैं। तभी काजल आई और बोली, नंदोई जी, आपको हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी करने का हक किसने दिया। यहाँ आने के लिए परमिशन क्या दे दी। आप तो सिर पर चढ़ने लगे। अपनी बीवी को लीजिए और निकल जाइए यहाँ से। आपके लिए यही अच्छा होगा। काजल का इतना कहना था, फिर हरी सिंह जी और कविता जी के सब्र का बांध टूट गया। कविता जी आगे बढ़ी और काजल के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोली, बेशर्म औरत, ना तो तू अपने माँ बाप की इज्जत करती है और ना ही सास ससुर की। अब हमारे दामाद पर लांछन लगाने लगी है, उसकी बेइज्जती करने लगी है। यह अधिकार तुझे किसने दिया। जिस दिन हम अपने पर आ जाएंगे सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी। इस घर में जो तू इतने शान से रह रही है, क्या कभी तूने अपने पति से पूछा है यह घर किसके दम पर उसने खरीदा है। इस घर के सारे पैसे मेरे पति के लगे हैं। कुछ अपने पति से आज और आज ही हमारे दिए हुए सारे पैसे वापस कर या फिर घर से बाहर निकल जा। हम तो यहाँ नहीं रहेंगे पर तुम्हें भी अब नहीं रहने देंगे। राकेश इधर उधर देखने लगा और माँ को समझाने की कोशिश करने लगा। तभी हरी सिंह जी सामने आए और बोले, नहीं, समझाने और समझने की का समय बीत चुका है। तुम इस लायक नहीं हो कि हमारी छत्र छाया के नीचे रह सको। हम अभी यहाँ नहीं रहेंगे, गांव में जाकर अपना इलाज करवा लेंगे। डॉक्टर से मैंने बात कर ली है, वह दवाइयाँ यहाँ से भेज देगा। पर इस घर में अब हम तुम्हें भी नहीं रहने देंगे। हमारी सारी संपत्ति हम दान में दे देंगे, पर तुम जैसे नालायक बेटे बहू को कुछ भी नहीं देंगे। आप लोग काजल के माता पिता हैं और आपकी बेटी ने ना तो कभी हमारी इज्जत की है, ना हमें 2 वक्त का खाना ढंग से दिया। तो क्यों दे हम अपनी पूरी संपत्ति। पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार है, पर बेटे के घर पर माँ बाप का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा है तो अपने पैसों से अपना घर बनवाए। चलो कविता, हम चलते हैं। मिनी, तुम भी जाओ यहाँ से अपने घर। कल हम यहाँ से निकल जाएंगे और लौट के मत आना। अगर तुम्हें आना होगा तो अपने मायके आना। राकेश अपने पिता के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा तो हरी सिंह जी ने एक जोरदार थप्पड़ उसे लगा दिया और बोले, मेरे पैसे से तू मेरा इलाज करवाता है तो अपना इलाज तो मैं गांव बैठकर भी करवा सकता हूँ। संभालो अपनी बिगड़ी हुई बीवी को और रहो जहाँ रहना है, पर मेरे घर में से निकलो और खाली करो, वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। क्योंकि तुम घर लेने गए थे तो उस पर मेरे ही साइन करवाए थे तुमने, ताकि टैक्स नहीं भरना पड़े, और उसी हिसाब से मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने होंगे। चलो। इतना कहते हुए हरी सिंह जी ने कविता जी का हाथ पकड़ा और लंगड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। अगले ही दिन दामाद ने सास ससुर का टिकट करवाया और इज्जत से रेलगाड़ी में बिठा दिया। दोनों खुशी खुशी
अपनी कुटिया में रहने लगे। उधर राकेश और काजल को ना चाहते हुए भी वह घर खाली करना पड़ा, क्योंकि राकेश की जान पहचान के वकील को हरी सिंह जी ने सब कुछ देखने का जिम्मा सौंप दिया था। इधर बहुत परेशान थे। आखिर फिर वह दिन आया जब अपने गुरूर का बक्सा काजल को लेकर उस घर को खाली करना पड़ा। फिर क्या था, दर दर भटकना पड़ा। काजल के माँ बाप ने भी शरण नहीं दी, यह कहकर कि जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकी, उनकी इज्जत नहीं कर सकी, वह हमारे घर में रहने के लायक नहीं है। तुम्हारी हरकतों की वजह से हमारी बहू भी हमसे नाराज़ रहती है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे जैसे वह नहीं है। तुम हमसे अब कोई उम्मीद मत रखना। जो बोया है वो तो तुम्हें काटना ही पड़ेगा। मिनी माँ बाप से मिलने अपने बच्चे और परिवार के साथ आती जाती थी। उसने अपने भाई भाभी से सारे रिश्ते तोड़ दिए, क्योंकि जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रिश्ते नहीं। और जो भाई भाभी माँ बाप को अपने घर में नहीं रख सकते, वे बहन और ननद को क्या इज्जत करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।